नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि भारी बारिश के चलते सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और रुकें। सीएम ने इन हालात में श्रद्धालुओं से यात्रा पर नहीं आने तक को कहा है। सीएम ने कहा कि किसी भी तरह से लोगों का नुकसान ना हो, हम ये चाहते हैं और इसके लिए सरकार गंभीर भी है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। कई इलाकों में भारी बारिश की खबरें हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जो यात्री प्रदेश में हैं वो सुरक्षित जगहों पर ठहरें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। सरकार पूरी कोशिश कर रही है और उन्होंने यहां तक अपील की है कि जब तक मौसम खराब है तब तक यात्री जो है श्रद्धालु यात्रा करने से बचें। चार धाम यात्रा चल रही है, पर्यटक काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी से अभी अनुरोध कर रहा हूँ, एक अपील भी कर रहा हूँ कि जो लोग भी यात्रा पर हैं वो अभी अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि मौसम का अलर्ट है और भारी वर्षा की चेतावनी है। ऐसे समय में यात्रा करना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा और उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा जो है सुरक्षित रहे, इसलिए हम सभी से अपील है। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर पदयात्रा निकालने पहुंचे। बता दें कि हरीश रावत के नेतृत्व में हरिद्वार के भगत सिंह चौक से शुरू हुई थी पदयात्रा, जो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास जाकर समाप्त हुई। जानकारी के मुताबिक हरीश रावत के साथ पदयात्रा में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस यात्रा से कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जनता में आक्रोश है। जिसके बाद हरीश रावत ने कहा कि शासन प्रशासन और कुछ प्रभावशाली लोग नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके खिलाफ हमारा हल्ला बोल है। वहीं पदयात्रा में मौजूद यशपाल आर्य का कहना है कि कांग्रेस जनता की आवाज है, हमेशा इस जनता की लड़ाई लड़ती आई है, आगे भी कांग्रेस जनता की आवाज को सदन से लेकर के सड़क तक उठाती रहेगी। महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ और राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जनता का आक्रोश है, जो कांग्रेस जनों के कंठ से हरिद्वार की सड़कों पर गूंज रहा है। और इसीलिए ये कह रहे हैं, बोल कांग्रेसी हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, बढ़ती बेरोजगारी पर हल्ला बोल, कुशासन पर हल्ला बोल। ये इस नारों के साथ ये सदन से लेकर सड़कों तक हम नौजवानों की आवाज़ को, महंगाई को, अत्याचार को, जुल्म को, जाति को, कानून व्यवस्था को लेकर सदन में भी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पर भी हम इस आवाज़। यूके SSC परीक्षा लीक मामले को लेकर जहां एक और एसटीएफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बता दें कि अल्मोड़ा में आज कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में परीक्षाओं में धांधली चरम पर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस धांधली में बड़े लोगों का हाथ भी शामिल है, लेकिन सरकार सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर इतिर्षी कर रही है। कांग्रेस ने मामले के निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। विगत वर्षों से इस प्रदेश में जो सरकारी नियुक्तियां अधिनिष्ठ चयन आयोग के माध्यम से की जा रही है, उसमें जो भारी धांधली की गई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस सरकार की कथनी और करनी आज स्पष्ट सामने देखने को मिली है। इन्होंने बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया, जो जिन लोगों ने 3-3, 4-4 साल से बड़ी मेहनत करके इन पदों पर अपनी नियुक्ति की आशा रखी थी, लेकिन नीचे साथ जो घोटाला करके इन्होंने बड़े बड़े लोगों के हाथ इसमें हैं, इसके माध्यम से जो धांधली की है, उसके विरोध में आज कांग्रेस द्वारा पुतला दहन करके पुतले के उजाले से इनको बताने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहते हो उसको जमीन पर उतारने का काम करो।
आज जो इसमें छोटे छोटे लोगों को पकड़ने का काम किया है, ये निश्चित है इसमें बड़े लोगों का हाथ है, बड़े नेताओं का हाथ है, बड़े अधिकारियों का हाथ है। हमारी मांग है कि निष्पक्ष इसमें जांच हो, सीबीआई इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसके लिए आज हमने पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ पर किया। प्रदेश में इन दिनों बारिश कहर बनकर टूट रही है। राजधानी देहरादून के थाना रायपुर रोड के बीच में पुल टूटने से एक व्यक्ति बीच मझधार में फंस गया। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम, जिसके बाद फंसे युवक को तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला गया। बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आम जनता भी प्रभावित हुई है। आपदा प्रबंधन की टीम दरअसल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। जहां से भी ऐसी खबरें आती है, फौरन से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और रेस्क्यू करती है। ऐसी तस्वीर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिली। यहां पर आप देख सकते हैं तेज धार है और इस तेज धार में बीच में फंसे व्यक्ति को किस तरीके से रेस्क्यू किया एसडीआरएफ की टीम ने। ये देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है और पहाड़ में जो नदियां होती हैं वो बहुत वेग के साथ पानी वहां पर आता है और सब कुछ बहा करके ले जाता है। ऐसे में एक जिंदगी बीच मझधार में फंस गई थी। फौरन से एसडीआरएफ को खबर की गई और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंच करके इस युवक की जान बचाई। वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले के मोहन चट्टी क्षेत्र के अरण्यम रिजॉर्ट में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सभी संपर्क टूट गए थे, जिसके बाद तुरंत टीम भेजी गई और बचाव का काम शुरू किया गया। यहां पर आपको दिखा रहे हैं एक बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल की तस्वीर है जहां पर एक रिजॉर्ट में ऊपर बादल फटने के बाद किस तरीके से लोग फंस गए थे, उसके बाद वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरें आप देखिए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और तमाम वहां पर फंसे हुए लोगों को निकालने का काम फौरन से शुरू किया गया। और अब खबर देहरादून से, जहां आज इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी के हमरा रेस्क्यू टीम ने आपदाग्रस्त माल देवता क्षेत्र में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें कि आपदा पीड़ितों की सुरक्षा के लिए टीम ने बल्लियों की सहायता से पुल बनाया और जंगल गदेरा रिजॉर्ट में फंसे 24 पर्यटकों को सकुशल वहां से निकाला गया। वहीं गांव के स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। काफी टफ था जाना और अब ये काफी इजी ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आज इजी उत्तराखंड में 2011 में हुई जनगणना के बाद 2 साल का कोरोना काल अब गुजर चुका है और अब 2022 के सितंबर महीने से प्रदेश में एक बार फिर से जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र का प्रदेश में हो रही जनगणना से सीधा ताल्लुक रहता है, लेकिन केंद्र जो भी गाइडलाइंस राज्य सरकार को देगा, राज्य सरकार उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जनगणना में अपना पूरा सहयोग देगी। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं 2011 पे जनगणना हुई थी और 2021 में फिर होनी थी। 2 साल हमारे कोविड के निकले, आप जानते ही हैं। उस नाते जनगणना का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन अब सितंबर माह से कभी भी, क्योंकि वैसे आप जानते हैं ये केंद्र सरकार का सीधा विषय रहता है और हम लोग तो उसमें एक सहयोग की भावना से हम लोग काम करते हैं और हमें ऐसा अंदाज़ लग रहा है कि सितंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे जैसे वहाँ के डायरेक्शन होगी उसके आधार पर हम कर रहे हैं। रुड़की और आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में ईंट बनाने के लिए भट्टे संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब भट्टा स्वामी भारी नुकसान के चलते बढ़े हुए टैक्स को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। बता दें कि एक निजी होटल में उत्तराखंड के भट्टा स्वामियों ने इकट्ठा होकर चेतावनी दी है कि सरकार ने भट्टा स्वामियों को राहत नहीं दी तो वो अपने अपने भट्टे बंद कर देंगे, क्योंकि कोयले के बढ़ते दामों के साथ सरकार की कई तरह की पाबंदी के कारण अब भट्टों को चलाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने जीएसटी में बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही खनन पर भी रॉयल्टी बढ़ा दी गई है।
पर ईंटों के रेट आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ऑल इंडिया का आह्वान हुआ है कि ऑल इंडिया स्ट्राइक रहेगी और भट्टा ट्रेड खत्म होने जा रहा है, नुकसान में है। और नुकसान का कारण अभी मेरे साथी बख्तावर सिंह जी ने बताया है कि कोला एक ही आदमी के हाथ में आ गया है, जो विदेशी कोला आता है, और वो एक ही आदमी अपने मन मर्जी रेट पे कोला बेच रहा है, और वो कोले के रेट पिछले साल से तिगने हो गए हैं। और उसके उपरांत जीएसटी को 5% से 12% कर दिया गया है। अब ये नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है, कोयले की कॉस्टिंग से ईंटें इतनी महंगी पड़ रही हैं, ये ट्रेड बहुत नुकसान में है और हर आदमी अपना रोटी तक का भी गुजारा नहीं कर पाएगा भट्टे के ट्रेड में। इसीलिए स्ट्राइक हुई है कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने। इस समय बहुत विकट समस्याएं उद्योग के सामने हैं। जो कोयला हम लगभग 9-10 हज़ार रुपये यहाँ लिया करते थे पहुँच भट्टे पर, उसका रेट पिछले वर्ष से 25, 26, 27 हज़ार में प्रति टन है। हमारी लागत में बहुत इजाफा हुआ है, परंतु ईंटों के रेट नहीं बढ़े। इसके साथ साथ सरकार ने हमारा जीएसटी जो 1% हुआ करता था कंपाउंडिंग में, 5% जीएसटी वैसा था, उसको 6% और 12% कर दिया है। 6% जीएसटी कंपाउंडिंग में हम लोगों को जीएसटी का इनपुट नहीं ले पाएंगे हम, या हम 12% दें, तो इस तरह हम बहुत ज़्यादा जीएसटी पड़ रहा है, 9-10% जीएसटी पड़ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों के पदाधिकारियों का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने आज संगठन को अलविदा कह दिया। प्रदेश अध्यक्ष कीरत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही संगठन छोड़ने की भी घोषणा कर दी है। लक्सर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि वो पिछले 25 सालों से लगातार किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते आए हैं, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो संगठन में अब घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसा मेरे विचार जो हैं संगठन को चलाने के हैं। हवाई फायर करना मेरा अपना काम नहीं है। किसानों की समस्याओं को लेकर मैं हर टाइम साथ रहूं किसानों की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हों, उनके जो निर्णय हो मुझे वो पसंद नहीं आए, और उनके जो कार्यकर्ता हैं और पहले पदाधिकारी उनके साथ हैं, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। जैसे हरिद्वार कुंभ हुआ, कुंभ में हमने घोषणा करी हम बहुत गाड़ियां लेकर दल बल के साथ हरिद्वार जाएंगे। जो उनके पहले पुराने साथी हैं वो इकली गाड़ी लेकर हरिद्वार चले गए। किसी ने भी कोई अपना सही तरीके से काम नहीं किया। तो इसी वजह से विचार ना मिलने के कारण, उनके डिसीजन के कारण हमने किसान यूनियन से आज त्यागपत्र। हरिद्वार में सफाई कर्मचारियों को आज जान जोखिम में डालकर सीवरेज मेनहोल की सफाई करनी पड़ती है। बता दें कि सफाई करते हुए कई सफाई कर्मियों की दम घुटने से जान जा चुकी है। अब रोबोट के जरिए सीवरेज के मेनहोल की सफाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है। इसे केरल के स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है। बता दें कि इसका उद्घाटन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने किया। रोबोट से बहुत तरह की विशेषताएं हैं इस रोबोट में, जैसे सफाई कर्मियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में इलाके के विधायक का कहना है कि इस मशीन के आने से सफाई कर्मियों को नाले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सफाई भी अच्छी तरीके से होगी। वहीं हरिद्वार की एसडीओ प्रतीक जैन का कहना है कि ये मशीन ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से यूज की जा सकती है। इस मशीन को सीएसआर में खरीदी गई है। बता दें कि देश के कुछ नगर निगम में इस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इस मशीन की मदद से 15 से 20 हजार नालों की सफाई की जा सकती है। वहीं इस मशीन की कीमत 32 लाख रुपए बताई जा रही है। जो गड्ढे होते हैं, चेंबर होते हैं, सीवर के गड्ढे होते हैं, और उसमें आज भी ये दशा है देश की कि इंसान को खुद उतरना पड़ता है, और जिसे मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो जो सीवर होता है वो इंसान खुद ही साफ़ करता है। तो ये जो प्रथा है या फिर ये जो हमारा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है या नेसेसरी ईविल होता है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस मशीन को प्रोक्योर किया है। ये मशीन खुद ही ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करती है और ये मैनुअली भी ऑपरेट कर सकती है। तो अब किसी भी इंसान को मैनहोल के अंदर जाना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हम सफाई करते थे उसके लिए व्यक्ति को, सफाई करने वाले कर्मचारी को अंदर जाना पड़ता था। इससे कई बार उनकी
एक कैजुअलिटी होने का भी भय डर रहता था। आज हरिद्वार के लिए एक नई मशीन हमें प्राप्त हुई है। इस मशीन को हमने आज से विधिवत रूप से सौंपा है। इस मशीन के माध्यम से अब किसी भी सीवर के बड़े उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो मशीन के माध्यम से देखते हुए उसकी सफाई वहीं से हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग अब यहाँ। प्रदेश सरकार राज्य के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देने का दावा कर रही है, लेकिन अल्मोड़ा जनपद के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के चलते शिक्षण का काम बाधित हो रहा है। अल्मोड़ा के शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानाचार्य के 166 पदों में से महज 28 पद कार्यरत हैं और 138 पद अभी भी रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता पद के कुल 1526 पदों में से 840 ही कार्यरत हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के चिंता बनी हुई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि रिक्त पदों पर शासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग में जो पदों की स्थिति है, तो प्रधानाचार्य जो सामान्य शाखा है इसमें 145 स्वीकृत पद हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे पास केवल कार्य 23 हैं और 122 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे प्रधानाचार्य जो महिला शाखा है उसमें भी स्वीकृत 21 पद हैं, मात्र 5 लोग कार्यरत हैं और 16 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक जो हाई स्कूल के हैं उनमें सामान्य शाखा में 83 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 13 कार्य कर रहे हैं, 70 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक महिला शाखा में जो हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनमें स्वीकृत 14 पद हैं, कार्यरत 2 हैं और 12 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। प्रवक्ता की स्थिति जो है, प्रवक्ता सामान्य शाखा में 1333 पद यहाँ पे स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष मात्र 717 कार्यरत हैं और 616 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें 345 हमारे पास गेस्ट टीचर भी हैं और कुल जो हमारे पास रिक्त पद हैं 271 के आज भी प्रवक्ता सामान्य शाखा के पद रिक्त चल रहे हैं। महिला शाखा में 193 सृजित पद के सापेक्ष 123 कार्यरत हैं, जिसमें 17 पद रिक्त हैं, 70 पद रिक्त हैं और 18 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो कुल जो रिक्त पद हैं वो 52 पद प्रवक्ता के रिक्त चल रहे हैं महिला शाखा के। एलटी सामान्य शाखा में जो है इसमें 1716 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 1377 लोग कार्य कर रहे हैं और 340 रिक्त पद हैं। इसमें 110 हमारे पास गेस्ट टीचर भी कार्य कर रहे हैं। कुल जो हमारे पास रिक्त पद हैं 230 अभी भी हमारे पास रिक्त बनी हुई है। और अब खबर नैनीताल से, जहां डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक नितिन भदौरिया ने दूध उत्पादक सहकारी संघ का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर सचिव नितिन भदौरिया ने कहा कि दूध से बनने वाले सामान के रखरखाव और उसकी व्यवस्था को प्रोत्साहन दी जाए। दुग्ध विकास मंत्री ने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हुए कई प्रोजेक्ट पर चर्चा की थी, जिसमें जल दुग्ध संघ का नया प्लांट शुरू करने की बात भी कही गई। बता दें कि इस दौरान नितिन भदौरिया, निर्भय नारायण सिंह सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे दे सकें और इसमें कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी है, तो कुछ कमियाँ हैं जिनको दूर करने के लिए हम लोग पूरे तरह से प्रतिबद्ध है। और प्लांट मॉडर्नाइजेशन में हमारी कोशिश ये है कि NDB 1 प्रोजेक्ट जो सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा है, उसके लिए हम उत्तराखंड में हम लोग पूरा लेकर आए, जिसमें भारत सरकार के द्वारा पूरी सब्सिडी दी जा रही है, पूरा अनुदान भी दिया जा रहा है और हम लोग को भी अपना अंशदान देना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये इन योजनाओं का जब तक हम लोग फ़ायदा नहीं लेंगे, इन प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने बना रखे हैं, जब तक वो प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होंगे तब तक हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से स्वीकृति मिल जाए ताकि हम उनको तुरंत ही धरातल पर उतार सकें। उत्तराखंड में डेंगू की दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। हालांकि राजधानी देहरादून के दून चिकित्सालय में अभी तक डेंगू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ऐसे में चिकित्सालय के CMS डॉक्टर KC पंत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसे देखते हुए दून चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों के लिए 20 बेड का अलग से वार्ड तैयार किया जा चुका है, जहां पर डेंगू के मरीजों का ही इलाज होगा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से डेंगू को लेकर सभी जरूरी एहतियात बरते भी जा रहे हैं, साथ ही समुचित मात्रा में दवाइयां और संसाधन उपलब्ध हैं। बता दें कि चिकित्सालय में जो भी मरीज इलाज करवाने आ रहे हैं उन्हें डेंगू के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। ये हमारे वहाँ एक हमने सेपरेट वार्ड बना रखा है 20 बेड्स का और नोडल ऑफिसर भी हमने तैनात कर रखे हैं।
लेकिन अभी तक हमारे वहाँ इस सीज़न में कोई डेंगू का कोई एडमिशन अभी तक तो नहीं आया है। तैयारी क्या क्या है सर? तैयारी है 20 बेड्स का मानकों के हिसाब से डेंगू वार्ड बना रखा है और उसके सुपरविजन के लिए नोडल ऑफिसर तैनात कर रखे हैं और जो ओपीडी में डॉक्टर्स बैठते हैं मेडिसिन साइड में या अन्य मेडिकल प्रॉब्लम वाले डॉक्टर्स जो देखते हैं उन सबको कहा गया कि जो भी फीवर के केसेस हैं रैसेस के साथ आ रहे हैं उन सब का NS एंटीजन और एलाइजा टेस्ट फॉर डेंगू कराया जाए ताकि अगर कोई हिडन केस है तो वो सामने डिटेक्ट हो जाए और उसको उसके हिसाब से ओपीडी या इंडोर के में ट्रीटमेंट दिया जा सके। ट्रीटमेंट में भी जो दवाइयाँ आवश्यक होती हैं वो हमने हमारे वहाँ ऑलरेडी उपलब्ध हैं और यदि सीरियस पेशेंट कोई आता है शॉक में है या उसको प्लेटलेट की आवश्यकता है तो ब्लड बैंक में हमारे पास प्लेटलेट का। अनुसूचित जाति के लोगों ने हरिद्वार के बादराबाद ब्लॉक प्रांगण में एकत्र होकर राजस्थान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और ये आरोप लगाया कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है जो समाज और देश के लिए घातक है। बता दें कि इंद्र कुमार मेघवाल का केवल इतना ही कसूर था कि उसने स्कूल में रखे मटके से पानी पीने की कोशिश की और उसे मार डाला गया। अनुसूचित समाज इस कृत्य को स्वीकार नहीं कर सकता है। पूरा देश आज इस घटना से आहत है। इस कृत्य को अंजाम देने वाले अध्यापक को फांसी दी जानी चाहिए, ये मांग की गई है। राजस्थान में एक छोटे बच्चे की केवल पानी को पीने को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं लेकिन दलित की ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है ये हमें राजस्थान से पता चल गया। राजस्थान में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है और आज भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि इस तरह की नीच सोच के लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, इस भारत में रह रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा वो केवल इसलिए नहीं कि आज उन्हें ये दिन देखना पड़े। हिंदुस्तान में अगर आगे बढ़ना है तो दलितों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये बात पहले भी थी। उनका स्वतंत्रता के टाइम पे क्या योगदान रहा ये बात मुझे आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कल भी परिचय देने की आवश्यकता नहीं थी और आज भी वो परिचय के मोहताज नहीं है। मेरी मांग सरकार से ये है कि पीड़ित परिवार के घर वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और जो अच्छे से अच्छा उनके लिए बंदोबस्त हो सके उनके जीवन को यापन करने के लिए वो उनके लिए उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली के यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि शाम के समय मंदिर में जा रही कुछ महिलाओं ने लक्सर पुलिस को फोन कर सूचना दी और कहा कि कुछ लड़के बुलेट मोटरसाइकिल से बम की आवाज के पटाखे निकाल रहे हैं और आती जाती महिलाओं पर तंज कस रहे हैं, जिसके बाद कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। बता दें कि जैसे पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो मामला पूरी तरह सही पाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मचारियों ने दोनों लड़कों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर अपने आप को बचाकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए उनका पीछा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी भाग गया। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में मंदिरों के आसपास ड्यूटियां लगी हुई थी तो हमारे थाने के एक कांस्टेबल दीपक ममगई और एक जगत सिंह चेतक ड्यूटी में तैनात थे। तो बार बार कुछ महिलाओं ने सूचना दी कि बुलेट में पटाखा छोड़ते हुए गोली जैसी आवाज़ निकालते हुए कुछ युवक घूम रहे हैं और लड़कियों को पत्तियाँ कस रहे हैं। तो इस सूचना पे दोनों आरक्षी मैंने ढूंढा होगा तो ये लोग सरे बाज़ार में ऐसी हरकतें करते पाए गए जैसी शिकायत मिली थी। इस पर इन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिस पर दोनों आरक्षी ने बड़ी सूझबूझ और साहस का और वीरता का परिचय देते हुए इनको मौके पर दबोच लिया और एक युवक उसमें मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया और इसके साथ का जो साथी भागा उसका नाम विनीत है, वो रहने वाला खानपुर थाना क्षेत्र का, उसके हम दबिश दे रहे हैं।